Hey, hello everyone, very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये शो हो रहा होगा कि अपन लोग जो क्वेश्चंस हैं आज डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के। अभी मैंने सोचा कि आपको जो क्वेश्चन डिस्कस कराया जाए वो टॉपिक वाइज, तो उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज यहाँ पे आज का अपना ये पहला टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी है, उसको डिस्कस करेंगे। व्याख्या के साथ में आप लोग को रहने वाले हैं और इसमें आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, दोनों दोनों ही भाषा में आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। आंसर अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग आंसर कमेंट में करते जाइएगा, ठीक है। श्योर हो जाएंगे आप लोग भी अपने क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया है कि एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। आप लोग अगर बोले तो जो यहाँ पे ड्रमलिन दिया गया है, एस्कर दिया गया है, केम दिया गया है, केटल छिद्र दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इज नॉट अ ग्लेशियर फ्लूवियर लैंडफॉर्म। इनके तो नाम इंग्लिश में यही है, इनको तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सी जो स्थलाकृति है वो आप लोगों की हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको स्थलाकृतियां दी गई हैं ये हैं तो सभी हिमानी, लेकिन इसमें एक क्या है, जलोढ़ निक्षेप के द्वारा नहीं बनी गई है। बाकी के और सभी जो स्थलाकृतियां हैं वो जलोढ़ निक्षेप के द्वारा बनी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा सही वो ए हो जाएगा। जो ड्रमलिन होता है वो हिमानी स्थलाकृति है, लेकिन हिमालय जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, तो इसकी मैं आप लोगों को व्याख्या दिखाती हूँ आगे चल के। देखिए ये देखिए ड्रमलिन क्या है, इसको समझेंगे, लेकिन ये पहले पूरा प्रोसेस बताया गया है इसमें कि क्या होता है ड्रमलिन, कैसे होता है। तो जब घाटी हिमनद प्रवाहित होने के बाद में जब ऐसे स्तर में पहुंच जाता है, यानी कि जब आप लोगों ने देखा होगा हिमनद होता है, घाटी से बहता है, तो वो मतलब एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे उसको टेम्परेचर थोड़ा सा उसको ज्यादा मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा, हिम पिघलने लगता है। हिम जब पिघलने लगता है तो वो एक पानी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये वही बात बता रहा है कि जहां पर ताप इतना होता है कि हिम अपने रूप में नहीं रह सकता, यानी कि वो पानी के रूप में बन जाता है। इस क्रिया को जो हिमनद का अवसान या फिर ओवलेशन कहते हैं। अब आप लोग ओवलेशन या अवसान की प्रक्रिया को समझ चुके होंगे कि ओवलेशन या फिर अवसान क्या होता है। तो जब हिमनद को ताप जहां पे ज्यादा मिलता है तो हिमनद का आगे का भाग जो होता है वो पिघलने लगता है, जो पीछे का भाग होता है वो अभी हिम के रूप में रहता है। इसी को अपन लोग ओवलेशन या फिर अवसान कहते हैं, ठीक है। हिम की जो हिम है उसके पिघलने से प्राप्त जल हिम के अग्रभाग से जलधारा के रूप में निकल पड़ता है। जब आप लोग या आप खुद ही सोचिए कि कोई भाग है, चाहे जल है आपका, चाहे आपकी नदियों के द्वारा है, ऊंचाई से जब नीचे उतर रहा है और ये हिम पिघल रहा है, तो जब पानी के रूप में नीचे उतरेगा ये तो जलधारा ही बनेगी, और तो कुछ बनेगा नहीं इसका, ठीक है। दूध की धारा तो बनने से रही, तो ये क्या बन जाएगा, जलधारा बन जाएगा। इससे कुछ हिम भी हो सकता है। अब पूरा हिम ऐसा नहीं है कि पिघल नहीं जाए, इसमें कुछ छोटे छोटे हिम के दाने भी होंगे, ठीक है, वो भी इसमें दिखाई देने लग सकते हैं। और ये जलधारा अपने साथ में हिमनद के मलबा को दूर तक परिवहन करती है, यानी कि जो भी हिम है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आप नदियों को पढ़िए, चाहे आप वायु को पढ़िए, चाहे आप हिम को पढ़िए, जब भी ये आगे की ओर में परिवहन करती है, चलती हैं, तो अपने साथ में सेडिमेंट्स हमेशा लेकर के चलती हैं। इनके कारण ही क्या होता है, यहाँ पे स्थलाकृतियां भी बनती हैं, क्योंकि जब उनमें निक्षेपण होता है एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएंगी, तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्थलाकृतियां अपने आप निर्मित हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे यथा स्थान जमा भी करती हैं, यानी कि जब अपने साथ में कोई भी मलबा लेकर के आई हैं तो उसको जमा तो करेंगी करेंगी, जब उनका वेग कम होगा तो वो उसको जमा कर दी जाएगी। इस तरह से हिमनद तथा जल के सम्मिलित रूप से निक्षेपण की क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। यानी कि जब ये पूरी प्रक्रिया के द्वारा हिम पिघला, इसको ताप ज्यादा मिला, परिवहन हुआ इसका, परिवहन होने के बाद में इसने अपने साथ में सेडिमेंट्स लिए, सेडिमेंट्स लेकर के गति ज्यादा थी तब तक ये चला, लेकिन जब गति इनकी वेग कम हुआ तो इसके साथ में जो सेडिमेंट्स आए थे वो इसने वहीं पर छोड़े। तो ये सभी जो प्रक्रिया हुई छोड़ने तक की, इसी को अपन लोग जानते हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप की क्रिया के नाम से, ठीक है। तो इस तरह के जो निक्षेपण के द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप भी बनते हैं। अब कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं जिनको हिमनद के द्वारा बने हुए स्थल रूप कहते हैं, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हिमनद के अग्रभाग से निकलने वाली जो जलधारा है, मार्ग में पड़ने वाले सामान्य स्थल रूपों में अगर आप देखेंगे तो जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप के द्वारा बने हुए होते हैं इनको अपन लोग एस्कर के नाम से जानते हैं, केम वेदिका के नाम से जानते हैं, केम के नाम से भी जानते हैं। हिमनद अवक्षेप यानी कि जिनको आप लोग आउटवॉश प्लेन बोलते हैं ना, ये भी आपका जलोढ़ निक्षेप में ही आता है, ठीक है।
ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बंधा ही है, आना जरूर है। कैटिल कैटिल गर्तिका ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, आउटवाश प्लेन हो जाएंगे। देखिए अभी आप लोगों ने अगर नेट का पेपर देखा हो जो आपका कैंसिल हो गया है, उसमें एक शब्द पूछा गया था, पिंगो कौन सी इस्तेलाह करती है। अब आप लोगों को तो पता है पिंगो क्या होता है, बर्फ का घर होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकेंगे कि हिमानीकृत इस्तेलाह करती है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब दिमाग को फैला करके चलिए, क्योंकि अब जो एनटीए है, एनटीए के हाथ में खैर अब पेपर भी लीक कर देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कल की न्यूज आई है उसमें वो बता रहा है कि जो न्यूज थी कि पेपर लीक हो गया है, वो एक झूठी न्यूज थी, सीबीआई के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया है कि जो पेपर लीक हुआ था वो गलत है, पेपर लीक हुआ नहीं था। अब देखो क्या होता है, आपका पेपर द्वारा होता है या फिर उसी को री रिजल्ट कर देंगे। अभी ऐसी कुछ न्यूज नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रमलिन हिमनद में निक्षेप जनित स्थल रूप में आता है, लेकिन जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप में इस्तेलाह करती है वो क्या है, ड्रमलिन नहीं आता है, ठीक है। निक्षेप जनित तो है लेकिन हिमानी जलोढ़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, द्विशाखन अनुपात की गणना करें जब एक नदी बेसिन में दूसरे क्रम के खंडों की संख्या 38 38 हो तथा तृतीय क्रम के खंडों की संख्या 9 है। Calculate bifurcation ratio of a river basin when second order number of segments are 38 and third order segments are 9। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये जो आपको देखने को मिले तो यहाँ पे सिंपल जो रेशियो पूछा है, ठीक है, रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे क्रम की संख्या, दूसरे क्रम की संख्या अपॉन तीसरे क्रम की संख्या। ठीक है। अब इसको आप लोग कर लीजिए डिवाइड, 38 है ना सेकंड की, तो ये आपका 38 हो गया। अपोन में जाएंगे तो 9 है, 9 किया। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे अपन लोग, तो 9 चौके 36, 4 हो गया, दो बच्चे, 9 दूना 18, तो 4.2। फिर से अपन यहाँ पे दो बचेंगे तो 4.22 इसका आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, और आप लोग आंसर देते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सूची एक का मिलान करना है सूची दो से। पैमाने दिए गए हैं, इनका उपयोग दिया गया है कि कौन से पैमाने का यूज अपन लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। बेंटवर्थ स्केल दिया गया है, सफिर सिम्पसन दिया गया है, फुजिता स्केल दिया गया है, और यहाँ पे आप लोगों का रिक्टर स्केल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक दिया गया है, अवसाद आकार यानी कि सेडिमेंट साइज के रूप में टोर्नेडो और हरिकेन दिया गया है। अब कौन से वाले स्केल का यूज आप लोग कहाँ पे करते हैं, ये आपको मैच करना है, ठीक है। करिए फटाफट से आप लोग मैच। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको जो बेंटवर्थ है इसका अपन लोग यूज करते हैं अवसाद का आकार मापने में। किसमें करते हैं, अवसाद का आकार मापने में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो पढ़ा है आप लोगों ने, पत्थर है, कंकड़ पत्थर, जो आपका मिट्टी है, जो कण है, इनके जो अवसाद को मापते हैं उसका जब यूज करते हैं, उसमें जो बेंटवर्थ स्केल है इसका यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। सफिर सिम्पसन है, सफिर सिम्पसन में अपन लोग यूज करते हैं हरिकेन को मापने में। ये आपका हरिकेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनके ऑप्शंस देखने जाए तो ए का यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड आप लोगों का दो में दिया गया है, तो इसको आप लोग हटा देंगे, इसको आप लोग हटा देंगे, ठीक है। बी का यहाँ पे फोर्थ दिया गया है, तो बी का फोर्थ यानी कि आपका ए भी गया, सी करेक्ट हो रहा है। अब इनको भी मिला लीजिए। जो आपका फुजिता स्केल है, फुजिता का यूज करते हैं अपन लोग टोर्नेडो के मापने में। और जो आपका रिक्टर पैमाना है, रिक्टर का यूज करते हैं अर्थक्वेक को मापने में, ठीक है। हो गया आपका आंसर, कौन सा करेक्ट आ रहा है, सी आंसर आप लोगों का ये करेक्ट आ रहा है। चलिए अब इनको देख लीजिए किस किस का यूज कहाँ पे होता है। ये एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट।
हाँ, आंसर तो आपका फोर्थ ही है ना, मैंने सी क्यों किया है। ठीक है, फोर्थ यानी कि डी सही है। ये इसको काट दीजिए। चलिए, देखिए जो बेंटवर्थ स्केल है इसका अपन लोग यूज करते हैं अवसाद को मापने में। सफिर सिम्पसन का यूज करते हैं हरिकेन को मापने में। फुजिता का यूज करते हैं अपन लोग टोर्नेडो को मापने में। और रिक्टर का यूज करते हैं भूकंप को मापने में। ठीक है, अब देख लीजिए इनका यूज भी। बेंटवर्थ पैमाना यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये अनाज के आकार के आधार पर तलछट को मापता है। ठीक है, और इसको ही उडेन स्केल भी कहा जाता है, इसका ये नाम याद रखिएगा। अगर एनटीए का दिमाग कभी घूमा तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि उडेन स्केल। यहाँ पे जो बेंटवर्थ नाम दिया गया है, बेंटवर्थ की जगह पे आप लोगों को यहाँ पे उडेन भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो इसको आप लोग उडेन नाम याद रखिएगा। और ये तलछट का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त पैमाना होता है, जिसमें आप लोग ने पढ़ा होगा ये बजरी, रेत, गाद, मिट्टी, इन सभी को मापने के लिए अपन लोग जिस पैमाने का यूज करते हैं उसी को अपन लोग बेंटवर्थ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 64 मिलीमीटर से बड़ा होता है उसको अपन लोग पत्थर में रखते हैं। 64 मिलीमीटर से छोटा होता है उसको अपन लोग कंकड़, कण, रेत, गाद इसमें शामिल करते हैं। 0.0039 मिलीमीटर से छोटा होता है तो यहाँ को अपन लोग मिट्टी बोल देते हैं। ये किसने वर्गीकरण किया है, बेंटवर्थ ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है एनटीए के द्वारा। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे सेफिर सिम्पसन दिया गया है, तूफान स्केल है इसको बोला जाता है। सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल या फिर इसको SSHWS भी बोला जाता है। इन तूफानों को वर्गीकृत करता है। यह स्केल पश्चिमी गोलार्ध में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उनकी निरंतर हवाओं की तीव्रता के हिसाब से 5 श्रेणियों में बांटता है। हम्म, ठीक है। तो देखिए जो आपके ये जो सफीर सिम्पसन है, कौन से वाले तूफानों को, चक्रवातों को मापता है, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। ठीक है, ये चक्रवात आते कहाँ पे हैं, पश्चिमी गोलार्ध में आते हैं। और ये 5 श्रेणियों में बांटा हुआ है इसने। इस स्केल का इस्तेमाल तूफान की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो स्केल है 1 से 5 रेटिंग पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, कितनी रेटिंग है इसमें, 1 से 5 की होती है। और इसमें क्या क्या बताया जाता है कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ है कितना हुआ है, ये इसका भी अनुमान लगाता है। और ये तूफान पवन स्केल की मदद से लोगों को तूफान के लिए तैयारी करने यानी कि पहले से चेतावनी दे सकता है, आप लोगों को सतर्क कर सकता है। और इसके बाद में ये इससे होने वाले जो नुकसान है उनको कम करने में भी मदद करती है। जब आप लोगों को पहले चेतावनी मिल जाएगी तो इससे क्या होगा, आपका क्या होगा, मदद मिल जाएगी, आप लोग पहले से सचेत हो जाएंगे। तीसरा है यहाँ पे आपका फुजिता स्केल। ठीक है, फुजिता स्केल क्या होता है, ये एक ऐसा पैमाना है जो कि बवंडर, बवंडर आप लोग जानते होंगे, जो आपका धूल का ऐसे 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 उठता है ऊपर की ओर में, इसको बवंडर कहते हैं। तो ये बवंडर से होने वाले नुकसान के आधार पर उनकी तीव्रता को मापता है। और ये पैमाना बवंडर से हुई क्षति को और क्षतिग्रस्त संरचना की ऊंचाई पर सबसे तेज यानी कि 1/4 मील की हवा की गति पर यह आधारित है, अच्छे से इसको बता देता है ये। फुजिता स्केल को 1971 में डॉक्टर विश्वविद्यालय के डॉक्टर तेसुया थियोडोर फुजिता थे, इनके द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया था। लेकिन इसके बाद में ही एक जो इनहांस्ड फुजिता स्केल भी आया, इसका आविष्कार किया गया था जो इंजीनियर थे उनके एक समूहों के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि इसमें 2 स्केल मापे जाते हैं, 1 से 5 तक है, एक एक 0 से 4 तक है। ठीक है, यानी कि एक तो 0 से लेकर 5 तक मापा जाता है, और एक जो आपका इनहांस्ड फुजिता स्केल है जिसको अपन लोग EF स्केल बोलते हैं, इसको 0 से लेकर के 4 तक मापते हैं। नीचे शायद है, इसमें आपको दिखाई देगा, देखिए ये है। तो यहाँ पे आप लोगों का फुजिता स्केल दिया गया है। एक मिनट। चलिए, यहाँ पे फुजिता स्केल है, यहाँ पे आपका EF स्केल है। तो देखिए जो फुजिता स्केल है इसमें मानक रखे गए हैं F0 यानी कि 40 से लेकर के 72 MPS तक की। अगर यहाँ पे दिखाई दिया आप लोगों को मीटर, तो वो आपका विंड जैसी होगी, लाइट होगी, हल्की हवाएं चल रही होंगी। F1 में 73 से लेकर के 112 MPS की स्पीड होगी, यहाँ पे हवाएं मॉडरेट होंगी। F2 में 113 से लेकर के 157 तक है, तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो कंसिडरेबल होंगी यानी कि थोड़ी सी ज्यादा भयानक होंगी। F3 में 158 से लेकर के 206 की स्पीड होगी, तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो सेवियर होंगी यानी कि खतरनाक होने वाली हैं। 200 F4 में 207 से लेकर के 260 की स्पीड होती है, यहाँ पे डिवास्टेटिंग होगी। और जो आपका
F5 है, यहाँ पे 261 से लेकर के 318 का मीटर होता है, ये आपका इनक्रेडिबल होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा भयंकर होंगी। अब आप लोग EF स्केल को देखिए, तो जो EF0 है, यहाँ पे 40 से लेकर के 72 एमपीएच की स्पीड होगी, तो गेल टर्नेडो होगा। F1 में 73 से लेकर के 112 एमपीएच की स्पीड होगी, तो यहाँ पे मॉडरेट टोर्नेडो होगा। 113 से लेकर के 157 की स्पीड F2 में होगी, जहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। और F3 में वही आप लोग को मतलब इसका थोड़ा सा नाम परिवर्तन कर दिया गया है, वैसे आप जब पढ़ोगे देखिए डिवास्टेटिंग यहाँ पे इनक्रेडिबल हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे देखिए सेवियर यहाँ पे F3 में है, तो यहाँ पे भी F3 में सेवियर है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब फोर्थ में आता है आपका रिक्टर स्केल, जिसका अपन लोग यूज किसमें करते हैं, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने में। ठीक है, ये कैसा है, गणितीय पैमाना है। इसका आविष्कार किया गया था अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स एफ रिक्टर। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना इस तरीके के, इसका आविष्कार किसने किया, किसने किया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे आपका टीजीटी एग्जाम हुआ, पीजीटी एग्जाम हो गया, या फिर आपके सेट वाले एग्जाम हुए, या फिर कहीं पे आप लोगों का जो पीएचडी एग्जाम एंट्रेंस है, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में तो नहीं पूछे जाते, बहुत ही कभी होगा तो शायद पूछ ले, लेकिन ये आपके जो सेट वगैरह के एग्जाम है यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं। और जो बेनो गुटेनबर्ग है, इन्होंने 1935 में तैयार किया था। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल यानी कि 109 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक के अपने मापक के आधार पर मापता है। ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद पीजीटी में पूछा गया है, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिक्टर स्केल के तहत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ में भूकंप की तीव्रता का मापन 10 गुना बढ़ जाता है। ये भी पूछा गया है यहाँ से, ये वाली लाइन जैसे कि तैसे पूछी गई है, कितनी गुना ये बढ़ता है, तो 10 गुना इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, वह प्रति बढ़ते अंक के साथ में लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जब भूकंप से वो जो ऊर्जा निकलती है, जब एक अंक बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे 1 से 2 में पहुंचता है, तो इसकी ऊर्जा की कितनी स्पीड बढ़ती है, तो वो आपकी 32 गुना बढ़ती है। और यहाँ पे भूकंप की तीव्रता एक अंक के साथ में कितनी बढ़ती है, तो वो 10 गुना बढ़ती है। इसको समझिएगा, दोनों में अंतर है, इसमें ऊर्जा बढ़ रही है, इसमें भूकंप की तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर ऊंची लाइनों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए ये हो गया, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगी, जो आपका ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर सर है, उसी टेलीग्राम पे आप लोगों को ये भी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बायक्रोड आंतरिक क्रोड से तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलय किया जाता है। Outer core is a differentiate from inner core on the basis of variation in the velocity of waves, PSL wave, P and S wave, S wave एवं P wave। तो कौन सी वेव जो तरंगे हैं, इनके आधार पर इसमें अंतर किया जाता है। आंसर कीजिए आप लोग अगर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो P वेव हो जाएगा, यानी कि फोर्थ आंसर जो है आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी वेव की जो तरंग है उनके आधार पर यहाँ पे बायक्रोड और जो आपका आंतरिक क्रोड होता है, यहाँ पे अंतर किया जाता है। कैसे किया जाता है अब इसको आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो भूकंप मूल से भूकंपी तरंगे उठती हैं, ये तरंगे सर्वप्रथम भूकंप मूल के ठीक ऊपर या फिर 90 डिग्री के कोण पर बनी होती हैं, अधिकेंद्र पर ये पहुंचती हैं। भूकंप मूल से भूकंपी तरंगे अलग अलग दिखाई देती है। जब आप मूल से देखोगे जहां से भूकंप तरंगे निकलती हैं, वहां से जो तरंगे होती है वो आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगी, पृथ्वी की सतह तक ये पहुंचती हैं। अब पी तरंगे देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, प्राथमिक तरंगे भी इनको बोलती है, प्रधान तरंगे भी इनको बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे या फिर दबाव वाली तरंगे या फिर आपकी ध्वनि तरंगे, इनको बोला जाता है। प्राथमिक लहरें ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव के समान ये दिखाई देती हैं, इसको याद रखिएगा, साउंड वेव किसको कहा जाता है, वो आप लोगों की पी वेव होती हैं। तथा इनमें अणुओं के कंपन लहरों की दिशा में आगे या फिर पीछे होती रहती है। इसी कारण इस लहर को अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडल वेव भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य कहते हैं, या फिर आपको इसको लॉन्गिट्यूडनल जो आपका इंग्लिश में नेम है। ये लहरें ध्वनि लहरों की भांति आगे पीछे इस तरीके से चलती हैं ये।
जो आपकी धड़कन चलती है ना, इस तरीके से चलती हैं। चूंकि इन लहरों में दबाव पड़ता है, अतः दबाव वाली लहरें भी इनको कहा जाता है। इन लहरों की जो तीव्रता होती है सर्वाधिक होती है, ठीक है। पी तरंगों की गति औसत रूप से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, स्पीड याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति भिन्न भिन्न होती जाती है, अलग अलग इनकी गति होती जाती है। द्वितीयक तरंगे देख लीजिए। द्वितीयक तरंगे या फिर इनको सेकेंडरी वेव्स भी बोला जाता है। आड़ी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, जल तरंगे या फिर आपकी प्रकाश तरंगे, ये कई सारे इनके नाम है जो आप लोग याद रखेंगे। ये जो लहरें हैं जल तरंग या फिर प्रकाश तरंग के समान होती हैं। आड़ी लहरें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर आधारित होती है। अणुओं का जो कंपन होता है लहरों की दिशा के आर पार यहाँ पे होता है, यानी कि जब आपने पानी की तरंगें इस तरीके से देखी होंगी लहराती बलखाती हुई समुद्र में देखिएगा कभी, ठीक है, तो इन्हें द्वितीयक या फिर गौड़ लहरें भी कहते हैं। पी तरंगों के बाद में ये प्रकट होती हैं और इनकी पी तरंगों की अपेक्षा इनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। इस लहर को विध्वंसक लहर या फिर विध्वंसक लहर भी कहते हैं। ये लहरें तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। धरातली लहरें या फिर आपकी सरफेस वेव जिनको आप लोग लब वेव बोलते हैं, एल तरंगे कहते हैं। इसमें क्या है, दो तरंगों की अपेक्षा एक इनमें वेग जो होता है वो कम होता है। इनका भ्रमण पथ पृथ्वी के धरातली भाग पर होता है, लेकिन विनाश सबसे ज्यादा ये करती हैं। ये लहरें जो होती हैं जल से भी होकर के गुजर सकती हैं। इन लहरों की गति होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। और ये लहरें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। सबसे ज्यादा विनाश कौन करती है, तो वो आपकी धरातली लहरें या फिर आपकी लव वेव्स है या फिर आपकी ये जो एल तरंगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची 1 के साथ में सूची 2 को मिलाना है। मुद्रा निर्माण प्रक्रम बताया गया है और यहाँ पे जलवायु बताया गया है। किस जलवायु में कौन सी मृदा बनती है, मुद्रा यहाँ पे दिया गया है, मृदा कर लेना इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेटराइजेशन दिया गया है, पॉर्जुलाइजेशन दिया गया है, ग्लाइजेशन दिया गया है, खट्टीकरण जिसको आप लोग कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ये दिया गया है। और यहाँ पे जलवायु दी गई है, ह्यूमिड टेम्परेट है, हॉट एवं वेट टेम्परेट है, सेमी एरिड है और यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ह्यूमिड है। आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से, आपके पास में पूरी पूरी 20 सेकंड है। चलिए शुरू करें सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लेटराइजेशन होता है उसमें किस तरीके की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका लेटराइजेशन होगा, यहाँ पे देखिए जलवायु पाई जाएगी आपकी उष्ण एवं आर्द्र पाई जाएगी, ठीक है। हॉट एवं वेट पाई जाएगी। पॉडजुलाइजेशन होगा तो यहाँ पे आप लोगों की जो जलवायु पाई जाएगी वो आर्द्र शीतोष्ण जलवायु यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ह्यूमिड टेम्परेट जलवायु यहाँ पे क्लाइमेट होगा, ठीक है। ग्लाइजेशन ग्लाइजेशन होता है आप लोगों का जब अत्यधिक ठंडा एवं आर्द्र क्षेत्र हो, यानी कि ठंडक भी खूब हो और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हो। कैल्सिफिकेशन कैसे में होता है, तो वो आपका सेमी एरिड में होता है, ठीक है। हो गया। तो अब आप लोग आंसर देख लीजिए इसका कौन सा सही होगा। फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए इसकी व्याख्या, यहाँ पे इसको देख लीजिए। लेटराइजेशन होता है उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में, पोर्जुलाइजेशन होता है आपका आर्द्र शीतोष्ण प्रदेशों में, ग्लाइजेशन होता है आपका अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में, और जो आपका कैल्सिफिकेशन होता है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। तो इसको देख लीजिए लेटराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये प्रक्रिया उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में एक प्रभावी प्रक्रिया है। वर्षा ऋतु के दौरान जो मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा घनी बारिश होती है, प्रायद्वीप पठार की जो मिट्टियां हैं उसमें उच्च स्तरीय निच्छालन क्रिया लीचिंग को ये प्रेरित करती है। जब बारिश ज्यादा होगी तो जो मिट्टी है वो क्या होगी, बहेगी ना, यहाँ से लग जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, निच्छालन या फिर लीचिंग की प्रोसेस इसको कहते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये देखिए, इन प्रदेशों में बाष्पीकरण की दर जो होती है वो उच्च होती है। मिट्टियों में केशिका क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परतों में कैल्शियम एकत्रित हो जाता है और इसे कैल्सिफिकेशन या फिर खट्टीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा जब धूप ज्यादा होगी, तो यहाँ पर धूप ज्यादा होगी तो नमी वाली मिट्टी ऊपर जाएगी, पानी ऊपर चला जाएगा। जब पानी इनके ऊपर जाता है तो जो मिट्टी है उसके ऊपर क्या होता है, जो केशिका होती है यहाँ पे
ऊपर आ जाती है, ये परतों के रूप में यहाँ पे जमा हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा पपड़ी पड़ जाती है। तो ये जो क्रिया होती है इसको अपन लोग किसके नाम से जानते हैं? कैल्सिफिकेशन इसको जानते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं, बाद में मुझे दिक्कत होगी यार, मैं तो आपसे क्लियर नहीं करके जा रही हूँ। और आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आपकी ये जो नेट है इसकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फोर्जलाइजेशन। इसकी प्रक्रिया आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्रों में होती है। इसमें लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के उन्मूलन का कारण बनता है। इसको याद रखिएगा, कौन कौन से ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड के उन्मूलन का कारण बनता है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वर्षा है, जो वर्षा होती है बाष्पीकरण उत्सर्जन से अधिक होती है। खनिजों को लीचिंग नामक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इसको पोडजोल मिट्टी या फिर शंकुधारी जंगलों के नीचे ही बनती है। ग्लाइजेशन, ये प्रक्रिया नम एवं ठंडी जलवायु में होती है। मिट्टी की विशेषताओं के विकास के लिए खराब जल निकासी की स्थिति, ऑक्सीजन की कमी, जहां पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है। ये क्या होता है? जब जल भराव बना रहता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके कारण जो मूल सामग्री होती है इसके ऊपर मिट्टी प्रोफाइल के निचले हिस्से में एक गिली या फिर गिली क्षितिज का विकास होता है। ऐसी मिट्टी को हाइड्रोऑफिक मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे जल ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, स्लेट एवं शिस्ट के मध्य रूपांतर की कोटि प्रदर्शित करती है। रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिन बिटवीन सेल एंड सिस्ट। फाइलाइट है, नीस है, मार्बल है, या फिर आपका क्वार्जाइट है? कौन सी होगी जो कि स्लेट और शिस्ट के मध्य में रूपांतर कोटि प्रदर्शित करती है? आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो फाइलाइट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। चलिए, व्याख्या यहाँ पे देखिए, जो फाइलाइट होता है इसको क्या है? ये स्लेट तथा शिस्ट के मध्य में रूपांतर कोटि का प्रदर्शित करती है। कायांतर चट्टान क्या होती है? कायांतरित अपन उनको रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। जब उन पर हाई टेम्परेचर पड़े, बहुत सारा दबाव पड़े, इन दोनों की प्रक्रिया के कारण जब उनमें ताप दाब वाष्प की जो रासायनिक क्रिया है उसके कारण जो आग्नेय है और जो आपकी अपसादी चट्टान है उनका मूल रूप जो है वो परिवर्तन हो जाए, उसके द्वारा जो चट्टान बनती है उनको अपन लोग कायांतर चट्टान के नाम से जानते हैं। इनमें क्या होता है? चट्टानों का गुण, रंग, खनिज संरचना और जो कण है उनका जो आकार है बिल्कुल नए सिरे से बनता है। इन चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम लाइन। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। ऐसे सेलों में हीरा है, संगमरमर है, अभ्रक है, जीवाश्म, क्वार्टजाइट, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सेल से रूप परिवर्तन हुआ जिसके कारण आपकी रूपांतरित चट्टानें बनी। तो पहले आप लोग आग्नेय सेलों को पढ़िए। तो आग्नेय सेल में आपकी जो ग्रेनाइट चट्टान है इसका रूप परिवर्तन हुआ तो वो आपकी नीस बन जाएगी। बेसाल्ट का रूप परिवर्तन होगा तो वो आपकी एम्फीबोलाइट बन जाएगी। बेसाल्ट एवं सिस्ट का अगर रूप परिवर्तन होगा तो वो आपका फाइलाइट बन जाएगी। ये आपसे पूछा गया है। क्ले एवं सेल का रूप परिवर्तन होगा तो वो आपका स्लेट एवं सिस्ट बनती है। चूना पत्थर का रूप परिवर्तन हुआ तो वो आपका संगमरमर बनता है। ये आपकी अपसादी चट्टानें हैं। ठीक है, चाक एवं डोलोमाइट का रूप परिवर्तन हुआ तो वो आपका संगमरमर बन जाएगा। बालू का पत्थर है, इसका रूप परिवर्तन होता है तो आपकी क्वार्टजाइट चट्टानें बनती हैं। कॉन्ग्लोमरेट से रूप परिवर्तन होकर के क्वार्टजाइट बनती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। रूप परिवर्तन और जो आपकी मेन चट्टानें होती हैं वहां से पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर्वतीकरण से संबंधित है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन बिलोंग टू ऑर्गेन, अल्पाइन, हर्चिनियन, कैलिडोनियन, प्रीकैम्पियन। अभी तक आप लोग सिर्फ इतना पढ़ते थे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे पाया जाता है या फिर किस प्रकार का पर्वत है। अब ठीक है, इनका पूछ लिया कि किस कब इनका निर्माण हुआ था। आंसर कीजिए आपको अगर आता है तो। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है इसका जो पर्वतीकरण हुआ था ये हुआ था आपके हर्षिनियन टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कितने लोगों का सेकंड ऑप्शन क्लियर है, सही है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में कीजिए।
अब इसको देखिए कौन से टाइम में कौन सा पर्वत बना है, यहाँ पे आपको सब दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड आपका जो है हर्षिलियन पर्वतीकरण में हुआ था ये पर्वत। जो उत्पत्ति के पहले चरण में अगर आप बात करें तो पहले चरण में कौन कौन से पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो जो आपका अरावली पर्वत है इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि सर्वाधिक पुराना एवं पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं ना अरावली पर्वत को, तो आप लोग हमारे गाँव आ सकते हैं, आसानी से आपको छत पे खड़े होके दिख जाएगा। ज्यादा अगर घूमना है तो मैं आपको इन पर्वतों पे, इन जो पहाड़ी श्रेणी है इस पे मैं आपको घुमा भी ले आऊंगी। मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर का होगा, मुश्किल से आराम से चलेंगे। ठीक है, अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति है प्री कैम्बियन में, कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? प्री कैम्बियन धारवाड़ियन चट्टानों से निर्मित है। इसे चारनियन पर्वतीकरण काल भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अभी आपसे वो पूछ रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, अगर उसका मन हुआ तो ये वाला भी पूछ लेगा। तो इसको क्या बोला जाता है? चारनियन पर्वतीकरण काल भी इसको कहा जाता है। लॉरेशियन पर्वत, अल्गोमन पर्वत, क्लाम्बियन पर्वत, ये जो कहाँ पे है? ये आपके उत्तर अमेरिका में है। फेनोस्कैंडिया, ये सभी जो पर्वत है वो इसी काल में होते, चाहे आप पूर्व कैम्बियन बोल लीजिए, प्री कैम्बियन बोल लीजिए, चाहे आप चारनियन पर्वतीकरण बोल लीजिए। दूसरा चरण आता है जिसको अपन लोग कैलिडोनियन के नाम से जानते हैं। इसमें जो उत्पत्ति हुई थी, इसमें आपके जो भारत के समय में कोड़प्पा भूषण नदी से पूर्वी घाट बना, जो कि कई नदियों के द्वारा, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियों के द्वारा भी काट दिया गया है। और साथ में जो आपके जो स्कैंडिनेवियन पर्वत हैं, ब्राजीलाइट्स हैं, भारत का जो विंध्याचल पर्वत है, महादेव सतपुड़ा है, ये सभी पर्वत हैं वो आपके कैलिडोनियन टाइम के हैं। ठीक है, आप इनको मत लिखिएगा कि किस नदी के द्वारा ये काट दिया गया है, आप सिंपल ये लिखिएगा कैलिडोनियन, और यहाँ पर ये पर्वतों को लिख लीजिएगा। ठीक है, प्री कैम्बियन लिखना और ये जो 2-3 पर्वत दिए गए हैं इनको लिख लेना। आगे बढ़िए, तीसरे चरण में देखिए, तो यहाँ पे आपके हर्षिलियन आते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें कौन कौन से पर्वत का निर्माण हुआ था? जो आपका विंध्याचल है, सतपुड़ा है, विंध्यन भूसन्नति है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य में एक भ्रंश घाटी स्थित है, जो कि किस नदी के द्वारा बनाई गई है? आंसर कीजिए। अरे यार, इसमें तो आंसर दे दिया गया है, नर्मदा नदी। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर में यहाँ से प्रवाहित होती है। इसीलिए जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मोड़दार पर्वतों के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वो आपका ये विंध्याचल हो जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण जो हुआ था जर्मनी के हॉर्स पर्वत के नाम पर हुआ था। इसका निर्माणीकरण पैलियोजोइक महाकल्प के अंतिम शक में पर्मियन टाइम में हुआ था। बेटेनी पर्वत जो आपके बासजेस हैं, ब्लैक फॉरेस्ट है, आल्पस है, फ्रोकिन बोल्ट पर्वत है, तारिम बेसिन है, यूराल है, गोबी मरुस्थल है, अपलेशियन पर्वत है, इनका जो निर्माण हुआ था ये सभी आपके हर्षिलियन युग के टाइम पे हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, चौथे चरण में जो बना है वो आपका अल्पाइन क्रम के पर्वत है। इसमें जो पर्वतों का निर्माण हुआ था वे भारत में बृहद, मध्य एवं शिवालिक है। ठीक है, जो आपका हिमालय बना था, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रही हूँ। अभी ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पर्वत बने हैं अल्पाइन क्रम के, इसमें आप लोग पढ़ते हैं जो शिवालिक है आप लोगों का, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, यानी कि पूरा आपका जो हिमालय है इसे कई टाइम में बना है ये, लेकिन ये जो इनको बोला जाता है अल्पाइन क्रम के। ठीक है, नवीनतम मोड़दार पर्वत इसको जाना जाता है। और बृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय ही जो भारतीय प्लेट है इसके तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिम भाग से भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इसी टाइम में जो आपका पश्चिमी घाट है वो भी बना था। और पर्वत यहाँ पे जो प्रायद्वीप पठार है एक कगार के रूप में है। और जो आपका अल्पाइन एरिया है यहाँ पे रॉकी जो अमेरिका में है, एंडी जो आपका दक्षिण अमेरिका में है, यूरोप के अल्पाइन पर्वत जो आल्पस है, डिनारिक है, काकपेथियन है, पिनेरीज है, काकेसस है, और जो आपके एटलस अफ्रीका में है, हिमालय, पामीर की गांठ, जाग्रोस, एल्बुर्स, क्यूनलून, काराकोरम, ये सभी किसमें बने? आपके अल्पाइन क्रम के ही हैं। और अराकायोन योमा, ये जो आपका अराकान योमा म्यांमार में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और जो हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं ये सभी किसमें बनी है? आपके अल्पाइन क्रम की में है। ठीक है, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा, पूछे जाएंगे।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे जो मृदा परिच्छेद का है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सॉइल प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे देखिए जो साइंस स्तर दिए गए हैं, इनको दिया गया है और किस कब इनका निर्माण होता है, कौन कौन से यहाँ पे सही है। वो साइंस स्तर है, इसमें अधिकतर धरातल का कचरा और आंशिक सड़ा हुआ जैविक पदार्थ होता है। ओ होराइजन इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सरफेस लेटर एंड पार्सली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ए संस्तर में बता रहा है कि इसे सामान्यतः ऊपरी मृदा कहा जाता है। ए हॉरिजन इट इज कॉमनली कॉल्ड अ टॉप सॉइल। ई होराइजन में अगर आप देखें तो यह मृदा की सबसे निम्नतम सतह है जिसमें मुख्यतः जनक सामग्री होती है। इट इज अ लोएस्ट सॉइल लेयर कंसिस्टेंस मोस्टली अ पेरेंट मटेरियल। और जो आपका डी में जा रहा है, डी में ये बोल रहा है कि बी संस्तर दिया गया है, यह निच्छालन का क्षेत्र होता है जो कि ऊपरी मृदा तथा निचली कम उपजाऊ सतहों के बीच में पाया जाता है। बी होराइजन इट इज द जोन ऑफ लीचिंग लेइंग बिटवीन द टॉप सॉइल एंड द लेस फर्टाइल लेयर्स बिलो। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों का कुछ सही है, पढ़िए एक बार और पढ़ लीजिए आप लोग, फिर इसका आंसर देना। ठीक है, बड़ा करूं क्या इसको मैं, एक मिनट। सही है, वैसे आपको दिखाई तो दे रहा है यार। ऑप्शंस आपको साइड में दिए गए हैं, बी और सी है, ए और सी है, ए और डी, ए और बी है। हाँ, तो चलिए यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा देखिए, जो ओ सही स्तरीय बता रहा है कि इसमें अधिकतर धरातल का कचरा और आंशिक सड़ा हुआ जैविक पदार्थ होता है, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये कह रहा है कि जो ए सही स्तर है इसे सामान्यतः ऊपरी मृदा कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन भी सही है। तो दो ही इसमें सही है, तो इनको अपन लोग काट देंगे। ए और बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका ये सही है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये दी गई है यहाँ पे इसकी व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए जो मृदा परिच्छेद का है, इसके सही कौन से कथन है, तो ओ सही स्तर की अगर आप लोग बात करेंगे तो इसमें जो अधिकतर धरातल का कचरा पाया जाता है, आंशिक इसमें सड़ा हुआ भाग होता है, जैविक पदार्थ इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। किसी भी मृदा परिच्छेदिका का ऊपरी संस्तर जैविक संस्तर या फिर कार्बनिक संस्तर कहलाता है। जो ऊपरी वाला जो संस्तर होता है उसको अपन लोग जैविक, कार्बनिक कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीवित या फिर मृत जैविक पदार्थों की बहुलता होती है। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी के ऊपर सबसे ज्यादा जो बहुलता अपन लोग खाद वगैरह देते हैं, ये सब इसी कचरा वगैरह डालते हैं, वो ऊपर ही मिलता है आपको। ठीक है, इसे जो अंग्रेजी का अक्षर है ओ, इसके द्वारा इसको इंगित किया जाता है। बी में देखिए जो आपका ए संस्तर है, इसे सामान्यतः ऊपरी मृदा कहा जाता है। तो जो आपका ए संस्तर है इसको खनिज संस्तर भी कहा जाता है, यह नाम आप याद रखिएगा। जो ऊपरी संस्तर O1 O2 जैविक संस्तर में पाया जाता है। खनिज संस्तर का निर्माण अजैविक या फिर खनिजों से होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया जो मृदा परिच्छेदिका होती है, भूतल तथा नीचे स्थित आधार सेल के रूप में मध्य स्थित समस्त मृदा मंडल के लंबवत स्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका या फिर मृदा पाशविका कहते हैं। इन सभी को अगर आप लोग मिलाएंगे तो इनको क्या बोला जाता है, लंबवत रूप से। यहाँ पे O1 O2 ए, ये सबको मिलाएंगे तो इसको बोला जाता है मृदा पाशविका। मृदा परिच्छेदिका मृदा के संघटकों के लंबवत वितरण को प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए, ये हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हिमनद झील के फटने के बाद यानी कि GLOF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंग्लिश में, एक मिनट, इंग्लिश तो यार पढ़ना ही भूल गई। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि ग्लोफ। हिमनद के पीछे हटने के दौरान खुले हुए हिमनदीय तल का अति गंभीरन जो पिघलते जल को हिमानी झील के रूप में संग्रहित होने देता है। Overdeeping of former glacier beds are uncovered during the course of glacier retreat, which allows melt water to collect as a glacial lake. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि वैश्विक स्तर पर 150 मिलियन लोग, ठीक है, 150 रुपया देगा, वही वाले हैं ये, 150 मिलियन लोग संभावित GLOF के प्रभाव के आरक्षित एक्सपोज्ड हैं। About 150 मिलियन पीपल globally are exposed to impact of
पोटेंशियल ग्रोथ, क्या आप लोग बताइए, क्या 150 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? ठीक है। एशिया के उच्च पर्वत एचएमएच की जनसंख्या विश्व में जीएलओएफ से सर्वाधिक आरक्षित है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ हाई माउंटेन्स ऑफ एशिया एचएमए आर द मोस्ट एक्सपोज टू ग्लोब इन द वर्ल्ड। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जीएलओएफ अल्पीकरण एनएसडीजी 10 के अंतर्गत आता है, बताइए। जीएलओएफ मिटिगेशन इट्स कवर अंडर अन एसडीजी, जो आपका नंबर है 10 के अंदर में आता है। तो आप लोगों ने कभी एसडीजी पढ़े हैं, उसमें 10 वाला जो पढ़ा है नंबर, उसमें इसकी कोई बातचीत है? बताइए आप लोग, अच्छे से बताइए ईमानदारी से, कि आपने इसमें पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? तो एक तो आपका गलत हो गया ये। अभी देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन अपना एनटीए कुछ भी कर लेता है, इसमें दो आंसर गलत है। कौन कौन से दो गलत है, आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, तो एक तो आपका ये गलत है कि यहाँ पे जो जीएलओएफ मिटिगेशन है ये एसडीजी 10 में इसकी बात करने की कह रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वैश्विक स्तर पर 150 मिलियन लोग संभावित हैं, 150 तो नहीं है यार, यहाँ पे 15 मिलियन लोग संभावित हैं, 15 करोड़, ठीक है, 15 मिलियन यहाँ पे लोग संभावित हैं। तो ये आपका दूसरा ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन अपन लोग 2 एंड 4 को गलत मान के चलेंगे, ठीक है। अपन जो डेटा है उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो हिमनद झील के फटने बाढ़ से जीएलओएफ के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? 150 मिलियन लोग संभावित जीएलओएफ के प्रभाव से आरक्षित हैं, ये सही नहीं है। देखिए जो वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन लोग हैं, इन लोगों को हिमनद झीलों की विनाशकारी बाढ़ का खतरा है, जो किसी भी समय उनके प्राकृतिक बांधों को तोड़ सकता है। सबसे बड़े खतरे का सामना करने वाले लोग एशिया के हैं, दक्षिण अमेरिका के हैं, इनको याद रखिएगा, पहाड़ी देशों में रहते हैं। भारत, पाकिस्तान, पेरू, चीन में रहने वाले लोग, जो कि वैश्विक स्तर पर जोखिम में से आधे से अधिक हैं। जो आपका जीआरओएफ 10 है, एसडीजी 10 के अंतर्गत ये बता रहा था, तो यहाँ पे भी आपको कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी ढाल के तत्वों से नीचे की ओर क्रम में रखना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ हिल स्लोप इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। करिए फटाफट से। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला दिया गया वर्धमान ढाल यानी कि बैक्सिंग स्लोप, छियमान ढाल यानी कि वेनिंग स्लोप, डेब्रिस स्लोप यानी कि मलबा ढलान, और मुक्त अग्रभाग फ्री फेस। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को होगा बैक्सिंग स्लोप, जिसको आप लोग वर्धमान ढाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पहले नंबर पर, यानी कि ये तो आपका 2 में दिया गया, इसको काट लेंगे। इसके बाद में आप लोगों का होगा मुक्त प्रश्न यानी कि फ्री फेस होगा, तो इसको आप लोग दूसरे नंबर पर रख देंगे। आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का मलबा ढलान यानी कि डेब्रिज स्लोप होगा, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका बेनिंग स्लोप हो जाएगा। आंसर जो होगा वो आपका बी करेक्ट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका का सही हो जाएगा। चलिए इनको देख लीजिए। इस तरीके से होता है आपका वर्धमान ढाल है, मुक्त अग्रभाग हो जाएगा, मलबा ढलान हो जाएगा, और जो आपका छियमान ढलान है। देखिए, जो यदि किसी पहाड़ी ढाल के तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर या फिर सागर तटीय ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका का अवलोकन किया जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि शीर्ष से तली तक ढाल में समरूपता नहीं पाई जाती। जब आप लोग इनका वर्णन करेंगे तो देखिए कहीं पे इस तरीके से, कहीं पे इस तरीके से, इस तरीके से ये चलता जाता है, इस तरीके से मैदान इनका बनता जाता है। ठीक है, तो क्या यही बोल रहा है कि सब आप लोग शीर्ष से जाएंगे तली तक, तो ढाल में समरूपता कहीं नहीं देखने को मिलती है। कहीं पर ढाल का आकार उत्तल है, तो कहीं पर ढाल तीव्र है, कहीं पर खड़ी ढाल है, कहीं पर मंद है, कहीं पर अवतल है। ढाल के विशिष्ट अंगों को ढाल का तत्व कहते हैं। एक आदर्श पहाड़ी ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर 4 प्रमुख तत्व इनको: उत्तलता यानी कि कॉन्वेक्सिटी, मुक्त प्रसरता फ्री फेस, रेखात्मकता रेक्टेंगुलरिटी, और जो आपका अवतलता है जिसको कॉन्केविटी बोला जाता है, ये पाए जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ढाल में 4 तत्व ही पाए जाएं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो किसी में 4 हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए।
पहला यहाँ पे देखिए शिखरीय उत्तलता या फिर आपका जो वर्धमान ढाल है, वैक्सिंग स्लोप है। उत्तल तत्व पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपर वाले भाग को इसको बोला जाता है, और जिस कारण इसे शिखरीय उत्तलता भी कहा जाता है। समिटल कॉन्वेक्सिटी को कहा जाता है। समूचा ढाल उत्तल हो, परंतु सामान्य रूप से उसके ऊपरी भाग में उत्तलता का होना अधिक स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक उत्तलता नीचे की ओर में ऊंचाई में विस्तृत होती है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नीचे उतरता है। ढाल तीव्र होने लगता है। इसी आधार पर पेंक ने उत्तल ढाल को वर्धमान ढाल, वैक्सिंग स्लोप नाम दिया था। ये किसके द्वारा दिया गया है? पेंक के द्वारा दिया गया है। उत्तल ढाल का निर्माण हुआ था मुख्य रूप से अनाच्छादन के प्रक्रमों के द्वारा। जलोढ़ की झीनी चादर से ढका रहता है, इसी कारण इसे ऊपरी वृष्टि घुलन ढाल या फिर अपर वॉस्लोप इसको कहा जाता है। इनका विस्तार लाइमस्टोन और खरिया सेल पर सर्वाधिक होता है। आगे बढ़िए। दूसरा यहाँ पे फ्री फेस, मुक्त पृष्ठ दीवार सदृश खड़े होते हैं जब आप लोग जाएंगे इस तरीके से। ये वाला जो खड़ा वाला ढाल है इसको बोला जाता है फ्री फेस, ठीक है। नग्न सेल से युक्त परंतु किसी भी प्रकार के अवसादी आवरण से मुक्त होता है। यार यार मेरे तो यहाँ पे इतने इन लोगों ने डॉग पाल रखे हैं कि क्या बताए। चलिए आप लोग तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वास्तव में इसका ढाल इतना तीव्र होता है कि किसी प्रकार का सेल मलबा इसकी जो होता है वो रुकना कठिन होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मलबा नहीं रुकता है, वो सीधे जाता है नीचे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा जब यहाँ पे थोड़ा सा वेग कम हो जाएगा, यहाँ पे मलबा इकट्ठा होता है, लुढ़क करके नीचे चला जाता है। और इस आधार पर मुक्त जो पृष्ठ ढाल है इसको निस्रावण ढाल या फिर डेरिवेशन स्लोप भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पे आपका सरल रेखी तत्व, रेक्टिलिनियर एलिमेंट। ये मुक्त पृष्ठ तथा अवतल ढाल के मध्य एक सीधी रेखा ढाल होता है, इस तरीके से जब आप चाहेंगे ये वाली जो लाइन होगी इसको आप लोग रेक्टिलिनियर बोलते हैं। प्रारंभ में इसका विस्तार सर्वाधिक होता है। समरूपता के कारण इसे समढाल या फिर स्थिर ढाल, कंस्टेंट स्लोप भी कहा जाता है। इस ढाल पर सेल मलबा का जमाव आसानी से होता है, अतः इसे मलबा ढाल भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सब मलबा आकर के जमा होता है, ऊपर से आया हुआ जो आपका फ्री फेस से आके मलबा जो होता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। और इस ढाल का कोण उस पर स्थित मलबा पर आधारित होता है। इसी आधार पर स्टोलर महोदय ने, इनका नाम याद रखिएगा, इसे रिपोक ढाल की संज्ञा दी है। ठीक है, किसकी दी है इसको? रिपोक। ठीक है। कभी कभी इसका निर्माण अपरदन के कारण चट्टानों के नग्न हो जाने के इनसे भी होता है। प्राय वह गुरुत्व के कारण सरकती रहती हैं, इसी कारण इन्हें ढाल को मलबा नियंत्रित ढाल, डेब्रिस कंट्रोल स्लोप भी इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब इतना ज्यादा मलबा हो जाता है तो यहाँ पे रुकने लग जाता है, तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है? डेब्रिस कंट्रोल स्लोप भी इसको कहा जाता है। आगे आइए, आपका जो लास्ट है अवतल तत्व, कॉनकेव एलिमेंट। किसी भी परिच्छेद के सबसे निचले भाग में अवतल तत्व मिलता है, जो कि पहाड़ी का सबसे निचला हिस्सा होता है। सने सने घाटी की तली के रूप में विलीन हो जाता है। जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाता है ढाल कम होता जाता है, जिसके कारण इसे छींयमार ढाल या फिर वेनिंग स्लोप भी कहा जाता है। इसे घाटी लगातार ढाल यानी कि वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप या फिर अधःगुलन ढाल यानी कि लोअर बॉस स्लोप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका सबसे एंड वाला पार्ट होता है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। टोटल आज तो अपन लोगों ने 10 क्वेश्चन तैयार किए, लेकिन कल से अपन लोग होगा तो 20 क्वेश्चन करेंगे। टाइम इसलिए ज्यादा लग जाता है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथ में लेकर के चलती हूँ, तो इसको जब कराएंगे तो टाइम तो यार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, और जो कल सेशन होने वाला है वो आपका क्लाइमेटोलॉजी का होगा, तो उसके आप लोग क्वेश्चन तैयार करके आइएगा, उसके क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ना। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।